Hello. Very good evening, dear students. Welcome back to Sachdev's Chemistry classes. तो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे यस 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 क्या पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चा? चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या नाम था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी का नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आपने कल ख़त्म करी। फिर आज हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो प्रॉपर्टी है, इसमें सबसे पहले ना बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। वैसे तो आपको आती होगी, चलो, पर फिर भी मुझे पता है जब मैं क्लास में क्वेश्चन पुट करता हूँ तो आप नहीं जवाब दे पाते। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए, ये लिक्विड है, इसको आपने हीट करना शुरू किया, ठीक है? तो इसके यहाँ पे वेपर्स बने। इनके वेपर्स के प्रेशर को मेज़र करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मरकरी मैनोमीटर भी लगा होता है। जब इन वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर होता है या 760 मिलीमीटर होता है, तो हम कहेंगे कि सब्सटेंस इज बॉइलिंग एंड दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि ये लिक्विड है, इसको हीट आपने किया, जिस टेम्परेचर पे इसके वेपर्स 760 मिलीमीटर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएं, वो टेम्परेचर इस लिक्विड का या इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। तो इस लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टी पढ़नी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि हम एक ग्राफ की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करेंगे और उस ग्राफ में हम प्योर लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे। तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में कोई सल्यूट नहीं होता और सॉल्यूशन में आप प्योर सॉल्वेंट में सल्यूट डाल देते हो, तो सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो इंटरैक्शन की वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली इंक्रीज कर जाता है। तो इसको एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज कर जाना। आप मॉल में जाते हो, वहाँ पे एलिवेटर लगे होते हैं ना, एलिवेटर जिसमें एस्केलेटर्स जिसको आप कहते हो, तो आप ऊपर चढ़ते हो। तो एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज कर जाना। जैसे सपोज ये वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, आपने इसमें सॉल्ट डाल दिया, इसका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितना चेंज आया? 1 डिग्री सेल्सियस चेंज आ गया। तो ये जो चेंज है, इसी चेंज को हम एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और इसको डेल्टा टीबी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे टी नॉट बी के साथ लिखते हैं, और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे टी बी के साथ लिखते हैं। ठीक है? तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को टी बी के साथ लिखते हैं और प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को टी नॉट बी के साथ लिखते हैं। तो अब हमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हमने देखा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और लिक्विड का कम होता है। तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करना है, तो तब डेल्टा टी बी आएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन रॉन्ग हो गई। तो इक्वेशन को करेक्ट करके हम ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी। टी बी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट किसका?
सॉल्यूशन का जो कि ज़्यादा होता है माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करते हो, जो वैल्यू आती है उसे डेल्टा टीबी कहते हैं, और डेल्टा टीबी जो है दैट इज़ एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको मैं ग्राफ की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो ग्राफ है ये जो ग्राफ है इसमें एक एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, दूसरे एक्सिस पे टेम्परेचर है, और यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाएगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये ए से लेके बी तक रेड लाइन है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने सॉल्वेंट को हीट करना शुरू किया, ये टेम्परेचर है, तो इस तरफ हमने हीट करना शुरू किया तो सॉल्वेंट के वेपर्स बनने शुरू हुए, वेपर्स बने, वेपर बने 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 पॉइंट ई पे जाके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। पॉइंट ई पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है पॉइंट ई पे। तो इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड ले जाते हैं, तो ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। अब हमने सॉल्वेंट में सल्यूट को डाल दिया, सॉल्वेंट में जब सल्यूट को डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गई। तो अब हमने इसको हीट करना शुरू किया, सॉल्यूशन को हीट करते गए इसके वेपर्स बनते गए पॉइंट एफ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो पॉइंट एफ को नीचे की तरफ डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी बी हो गया और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है टी नॉट बी हो गया। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे, जैसे कि मैंने पेपर पे पहले बताया, उसे डेल्टा टीबी कहते हैं। और डेल्टा टीबी जो है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी के। टीबी स्टैंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टी नॉट बी स्टैंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। अगले पेज पे दिखाया हुआ ये है जी। तो ये जो डेल्टा टीबी है, दिस इज व्हाट एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टी नॉट बी क्या है सॉरी, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को आप टी नॉट बी के साथ लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को टी बी के साथ लिखिए। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। यही जो डिफरेंस है उसे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी बी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ द क्वेश्चन दैट मे अराइज, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है कि ऐसा क्या होता है कि सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट करना पड़ता है कि और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट सेम रखना है, जैसे यहाँ पे वाटर लिया है तो यहाँ पे भी वाटर लेके उसमें सल्यूट कोई भी डाल दीजिए। प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों में सॉल्वेंट जो है वो सेम है, तो इसमें सल्यूट इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल की इंट्रैक्शन होगी। तो उस इंट्रैक्शन की वजह से जो सॉल्यूशन के वेपर्स हैं उनको ज़्यादा हीट करने पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होते हैं, इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। और इस इंक्रीज को हम एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीबी के साथ लिखते हैं। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
क्लियर है बच्चा? तो ये इस पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे है कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का जो एक्सप्रेशन है दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो के बी एक कांस्टेंट है, इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या बिलोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। और एम जो है मोलैलिटी है, इसे ड्राइव करेंगे। ये नहीं कि मतलब यहाँ पे हम छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वी विल ड्राइव इट ऑल्सो। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। बिलियोस्कोपिक वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी सब्सटेंस को बॉयल करना। तो आप यहाँ पे बॉयल ही कर रहे हो सॉल्वेंट को भी और सॉल्यूशन को भी, इसलिए केबी का नाम बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी रखा गया है। एम जो है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। नाउ हमने केबी को डिफाइन करना है। केबी को डिफाइन करने के लिए मोलैलिटी को यूनिटी ले लो। अगर मोलैलिटी यूनिटी हो जाएगी तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल हो जाएगा? के बी के। तो अब के बी की डेफिनेशन क्या बनेगी, या बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी? तो आपने कहना कि बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी। दैट्स ऑल। तो इसकी डेफिनेशन कितनी आसान है, मैं रिपीट करता हूँ। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलैलिटी को यूनिटी ले लो तो के बी डेल्टा टी बी के इक्वल हो जाएगा। तो के बी यानी कि कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो हम कहेंगे कि बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी का मतलब क्या होता है कि एक मोल सल्यूट का 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। क्योंकि मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 होता है, राइट? ये फुट नोट है, जैसे किताबों में नहीं नीचे लिखे होते, तो मैंने भी फुट नोट बता दिया। तो उसने कहा है कि वन मोलैलिटी वन का मतलब क्या है? मोलैलिटी वन का मतलब है कि जब एक मोल मतलब N2 की वैल्यू 1 है, एक मोल 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। 1000 और 1000 कट गए, 1000 और 1000 कट गए, मोलैलिटी सॉल्यूशन की कितनी हो गई? यूनिटी हो गई। दैट्स ऑल। तो अब मैं केबी के यूनिट्स भी बताना चाहता हूँ। केबी के यूनिट्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक नंबर में पेपर में पूछते हैं। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। तो केबी के यूनिट चाहिए तो मोलैलिटी डेल्टा टी बी के नीचे आ जाएगी। डेल्टा टी बी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में हो सकता है? केल्विन में। और ये पर मोलल हो गया। या डेल्टा टी बी अगर केल्विन में नहीं लेना तो डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो तो डिग्री सेल्सियस पर मोलल हो गया। या इसको केल्विन किलोग्राम पर मोल के साथ भी लिखा जाता है। तो ये इसके यूनिट्स हैं। गॉट इट? तो इसके यूनिट्स के बाद हमने ये एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करना है, डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम। ड्राइव करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो इंक्रीज हुआ है सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में वो सल्यूट की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? सल्यूट की वजह से हुआ है। तो इसका मतलब कि डेल्टा टी बी जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, दैट इज ड्यू टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के k लगा दिया, kx2। ये इक्वेशन 1 होगी। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सारी सोल्यूशन जो है वो डिल्यूट ले रहे हैं। k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट होता है, n2 अपॉन n1 प्लस n2। हमेशा इसको सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में निगलेक्ट करना है, क्योंकि हमने जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की इंट्रोडक्शन दी थी ना, उसमें ये चीज़ बड़ी क्लियरली मैंने बताई थी। आप अज्यूम कीजिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सारी सॉल्यूशन आइडियल हैं, और जो आइडियल सॉल्यूशन होती है ना वो डिल्यूट सॉल्यूशन की तरह बिहेव करती हैं, या वाइस वर्सा डिल्यूट सॉल्यूशन जो है आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करती है। तो इस N2 को जो डिनोमिनेटर में है
इसको निगलेक्ट कर दो N1 के कंपैरिजन में। N1 जो है उसकी वैल्यू डिल्यूट सॉल्यूशन में N2 के कंपैरिजन में बहुत हाई होती है, तो इसको निगलेक्ट कर दो। तो x2 किसके इक्वल हो गया? N2 अपॉन N1। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ये इक्वेशन 1 क्या होगी? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू N2 अपॉन N1। ठीक है, अब N1 किसके इक्वल होता है? N1 क्या है पहले तो बताओ। N1 is number of mole of solvent. This is equal to mass of solvent into molecular mass of solvent upon molecular mass of solvent. अब इस molecular mass of solvent को जो कि कांस्टेंट है K से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मॉलिकुलर मास सॉल्वेंट का कभी नहीं चेंज होने वाला। मॉलिकुलर मास सल्यूट का हो या सॉल्वेंट का हो, चेंज तो होता नहीं है। तो हमने यहाँ पे N1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब जो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट है वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको K से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो इक्वेशन है ये बन गई डेल्टा टी बी इजिकल टू K इंटू M1 इंटू N2 अपॉन W1। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसमें K भी कांस्टेंट है, M1 भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट है इसको एक नए कांस्टेंट के इक्वल कर दिया जिसका नाम था KB। तो ये KB वही KB है जिसको हमने मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोला है। तो ये KB जो है आप इसमें अब पुट कर दीजिए, तो ये K इंटू M1 जो है KB के इक्वल हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो चेंज होके हो गई या रिड्यूस होके बन गई डेल्टा टी बी इजिकल टू KB इंटू N2 अपॉन W1। ठीक है, अगर अब W1 जो है 1 किलोग्राम हो या 1000 ग्राम हो और नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट 1 हो, ठीक है, तो ये N2 जो है किसके इक्वल हो जाएगा? मोलैलिटी के। ये मैंने अभी अभी आपको बताया पिछले पेज पे। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1000 हो जाए, 1000 कट जाएगा तो N2 किसके इक्वल हो जाएगा? मोलैलिटी के। तो यहीं पे यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इक्वेशन 3 में अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम सब्स्टिट्यूट करें तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट जो है ये मोलैलिटी के इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन 3 है ये रिड्यूस होके कितनी हो जाएगी हमारे पास? डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम। तो ये प्रूफ हो गया। आई एम श्योर के आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? सो डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट फाइंड आउट करना है डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम से, न्यूमेरिकल निकालने के लिए। तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल है? के बी इंटू एम के। तो मोलैलिटी अभी मैंने पिछले पेज पे भी बताई, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। हमने मॉलिकुलर मास किसका निकालना है? सल्यूट का। तो N2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। N2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। सो दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट। ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास आ गया मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट, नीचे W1 था इंटू 1000। M2 को नीचे ले आओ, ले आए। आपको M2 चाहिए ना, तो M2 को इधर ले जाओ, डेल्टा टी बी को नीचे ले आओ तो आपका M2 निकल आएगा। तो ये हैफाजर्डली पहले निकला M2 इज इक्वल टू के बी इंटू W2, जैसे मतलब चल रहा था एक्सप्रेशन अपॉन डेल्टा टी बी इंटू 1 अपॉन W1 इंटू 1000। तो इसको आप कंडेंस करना चाहते हो तो M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। पर एक चीज़ मैं बता दूं, पेपर में ये फार्मूला रट्टा मार के नहीं जा सकते, आपको ये ड्राइव करके ही न्यूमेरिकल निकालना चाहिए। क्योंकि अगर ड्राइव नहीं करोगे ना तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हो जानी है। कहीं किसी का डेल्टा टी बी ऊपर चले जाना, किसी का के बी नीचे आ जाना, किसी का W1 ऊपर चले जाना, किसी का W2।
अब भूल तो बड़ी जल्दी जाते हो, सारे बच्चे इनफैक्ट भूल जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे पेपर में ना रफ में फटाफट ड्राइव कर लेना है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, इसकी वैल्यू पुट करो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बस उसके बाद आपका M2 निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जितनी भी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है वो डे 1 से, जब से आपका सोल्यूशन चैप्टर शुरू हुआ है तब से आपको बताता जा रहा हूँ कि जो 2 टर्म है वो सोल्यूट को रिप्रेजेंट करती है और जो 1 टर्म है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करती है। बाकी केबी और डेल्टा टीबी तो आपने आज पढ़ा। सो W2 मास ऑफ सोल्यूट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, N2 यहाँ पे आया था नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। डेल्टा टीबी आज आपने पहली बार पढ़ा, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल, टीबी माइनस टी नॉट बी के इक्वल होता है। और बाकी बचा केबी, केबी की तो हम बहुत तारीफें कर चुके हैं पहले, केबी के बारे में तो हम पहले बोल चुके हैं कि ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इसे एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये फार्मूला जो है M2 कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर सोल्यूट, जब आपके न्यूमेरिकल एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं। ठीक है, ये फार्मूला नॉन आयनिक सोल्यूट्स के लिए यूज़ किया जाता है। नॉन आयनिक सोल्यूट्स मतलब ऐसे सोल्यूट जो कि सोल्यूशन में टूटते नहीं। आपको मतलब इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं सब में जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं वो ग्लूकोज का, यूरिया का, सुक्रोज का, ऐसे सब्सटेंसेस का निकालते हैं जो कि सॉल्वेंट में डालने पे डिसोशिएट या एसोशिएट नहीं करते, टूटते भी नहीं और आपस में कंबाइन भी नहीं करते। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि जितना काम मैंने आपको करवाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट रह गया कि आप कैसे बताओगे कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये जो डेल्टा टीबी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे बताओगे? देखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यानी डेल्टा टीबी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलैलिटी पे, और मोलैलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट dissolved in definite amount of solvent, such properties are called as colligative properties। तो आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ पे नोट्स में कहीं पे लिखा भी होगा कि हाउ विल यू प्रूव दैट डेल्टा टी बी इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपने कहना डेल्टा टी बी इज डायरेक्ट इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यानी डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, and any property of ideal solution या dilute solution which depend upon number of particle of solute in dissolved in definite amount of solvent is called as colligative property। I'm sure this is clear to you। ठीक है, अब मैं लास्ट चीज़ आपको बता दूं। हाँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ विल यू कंक्लूड दैट एनी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये मैं यहाँ पे रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर भी लिखा हुआ है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। इसका मतलब डेल्टा टी बी मोलैलिटी पे डिपेंड करता है और मोलैलिटी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, इसलिए डेल्टा टी बी यानी कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ बच्चा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्टेड टू टेल यू कि केबी को कैलकुलेट करने का एक और मेथड है। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में बस फॉर्मूला दिया हुआ है, डेरिवेशन नहीं है इसकी। ठीक है, जैसे उन्होंने टच किया हुआ है, न्यूमेरिकल भी कोई नहीं है, कोई डेरिवेशन भी नहीं है। तो मैंने इसका एक न्यूमेरिकल के लेक्चर में डाल दिया है। कहता है कि अगर आपके पास सोल्यूशन कांस्टेंट, इसको आर को गैस कांस्टेंट नहीं बोलना, सोल्यूशन के चैप्टर में आर को आपने
सोल्यूशन कांस्टेंट बोलना है। और टी नॉट जो है ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, 1000 अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फर्दर ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है दिस इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि ये जो मैंने रेड इंक के साथ इसको ब्रैकेट में डाल दिया है, तो ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। दिस इज इक्वल टू latent heat of vaporization upon molecular mass of solvent, and this is latent heat of vaporization per mole of solvent. m1 is molecular mass of solvent. तो ये वैल्यूज़ अगर आपको दी हो तो आप के बी निकाल सकते हो। मतलब आपने अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है या ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट है, अगर ये जूल्स में दी हो तो आर की वैल्यू आपने 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल लेनी है। और अगर एलवी या डेल्टा वेपर एच की वैल्यू कैलोरीज में दी हो तो आर आपने 2 कैलोरीज, वैसे 2 कैलोरीज नहीं होता, 1.977 कैलोरीज होता है, तो 1.977 से न्यूमेरिकल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम टीचर्स लोग आपको बताते हैं कि आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल आपने यूज़ तब करना है अगर न्यूमेरिकल में एलवी या डेल्टा वेपर एच की वैल्यू कैलोरीज में गिवन हो। आई होप you understand today's lecture nicely. Did you understand? I hope you understood this nicely. It was very easier lecture. अब आप इसको नोट करना, नोट करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम देने का टाइम है 6:30 से लेके 7 बजे तक, ठीक है, या 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक। डोंट गिव योर प्रॉब्लम्स रैंडमली टू मी एनी टाइम। मतलब होल ऑफ द डे समवन इज व्हाट्सएप टू मी, व्हाट्सएप मत किया करो, सीधा कॉल करा करो, ठीक है। पर ये टाइमिंग स्पेसिफिक बता दिए ना, इन टाइमिंग पे कोई वीडियो नहीं बन रही होती। 6:30 से 7 के बीच में कोई वीडियो नहीं बन रही होती, 8 से 8:30 के बीच में कोई वीडियो नहीं बन रही होती। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल, माई नंबर इज 9815411206. See you tomorrow. Good day.